वेलकम एस्पिरेंट्स। आज का ये स्पेशल एक्सप्लेनर एंशंट इंडियन हिस्ट्री के सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स में से एक पर है। अगर आप अपने आने वाले एग्जाम्स में सॉलिड मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। आज हम डायरेक्टली सोर्स टेक्स्ट को डिकोड करेंगे और उन मैसिव एम्पायर्स को समझेंगे जिन्होंने लिटरली एंशंट इंडिया का पूरा मैप रीड्रॉ कर दिया, द गुप्तास एंड द वर्धनास। अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए क्योंकि ये सेशन आपके फाउंडेशंस को एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड बना देगा। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। ध्यान दीजिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये रोड मैप बहुत क्रूशियल है। आज हम कवर करने वाले हैं समुद्रगुप्त और उनकी प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति की 4 राज्य नीतियां, गुप्त वंशावली और चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद विक्रम संवत का आरंभ और फाइनली हर्षवर्धना और हर्षचरिता। स्टार्टिंग विद सेक्शन 1, समुद्रगुप्ता और प्रयाग प्रशस्ति। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, क्या एक रूथलेस वॉरियर किंग एक म्यूजिशियन और पोएट भी हो सकता है? लेट्स फाइंड आउट। जस्ट इमेजिन कीजिए, अरविंद नाम का एक स्टूडेंट है जिसे अपने स्कूल प्ले में किंग का रोल मिलता है। उसने ऑब्वियसली सोचा होगा कि वो तलवार घुमाएगा और अपनी मुस्टैच ट्विस्ट करेगा, राइट? पर उसके सरप्राइज का ठिकाना नहीं रहा जब उसे बोला गया कि उसे बैठकर एक वीणा बजानी है और पोएट्री रिसाइट करनी है। एक म्यूजिशियन किंग, एग्जैक्टली यही अमेजिंग प्रोफाइल थी गुप्ता डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर समुद्रगुप्ता की। इनके बारे में हमारा सबसे डिटेल्ड प्राइमरी सोर्स है इलाहाबाद के अशोकन पिलर पर एनग्रेव्ड एक लंबा इंस्क्रिप्शन जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है जिसका सिंपल सा मीनिंग है इन प्रेज ऑफ, यानी प्रशंसा करना। और इसे कंपोज किसने किया? हरिसेना ने, जो इंसिडेंटली सिर्फ एक ऑर्डिनरी कोर्ट पोएट नहीं थे, ही वॉज एक्चुअली अ मिनिस्टर, एक मंत्री थे एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। एक मिनिस्टर जो कवि भी है, कंपोजिंग अ काव्य फॉर हिज किंग, क्वाइट अ कॉम्बो, इजंट इट? हरिसेना में इस प्रशस्ति में राजा को लिटरली गॉड्स के इक्वल एलिवेट कर दिया है। लिसन टू दिस डिस्क्रिप्शन। हरिसेना कहता है कि समुद्रगुप्त एक ऐसा वॉरियर था जिसका चार्मिंग बॉडी बैटल स्कार्स से भरा हुआ था। उन्होंने उसकी मिलिट्री विक्ट्रीज और लर्नेड इंटेलेक्ट दोनों की बहुत तारीफ की। वो उन्हें बेस्ट ऑफ पोएट्स और इक्वल टू द गॉड्स बताते हैं। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ प्रेज हियर। पर नोटिस कीजिए, सिर्फ उनके इंटेलेक्ट की ही नहीं, उनके फिजिकल बैटल स्कार्स को भी उनकी ब्यूटी और स्ट्रेंथ का सिंबल बताया गया है। और अब जरा इन स्कार्स के पीछे की इस एग्जॉस्टिव लिस्ट पर नजर डालिए। ये कोई नॉर्मल कट्स या स्क्रेप्स नहीं थे। हरिसेना स्पेसिफिकली इन टेरिफाइंग वेपन्स का नाम लेता है। बैटल एक्सेस, एरोज, स्पाइक्स, स्पीयर्स, बार्ब्ड डार्ट्स, स्वॉर्ड्स, इवन आयरन क्लब्स। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इन स्पेसिफिक टर्म्स पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये लिस्ट क्लियरली एंशिएंट वॉरफेयर की ब्रूटल क्लोज कॉम्बैट रियलिटी को इलस्ट्रेट करती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? राजा टेक्निकली पीछे अपने आरामदायक टेंट में नहीं बैठता था, वो बिल्कुल फ्रंट लाइंस पर जाकर लड़ता था और ये हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स इस बात का सॉलिड अनडिनाइबल प्रूफ थे। लेकिन जैसा मैंने अरविंद की स्टोरी से स्टार्ट किया था, ये फियर्स वॉरियर अपने स्पेयर टाइम में क्या करता था? इस टेक्सचुअल प्रेज को बैकअप करने के लिए हमारे पास सॉलिड न्यूमिस्मैटिक एविडेंस है, यानी कॉइन्स का प्रूफ। इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को एक्चुअली आराम से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये परफेक्टली प्रूव करता है कि उनका एक डीप सेंसिटिव आर्टिस्टिक साइड भी था। वॉरियर और म्यूजिशियन का ये यूनिक ब्लेंड ही उन्हें बाकी एंशिएंट रूलर्स से बिल्कुल अलग बनाता है। ओके, मूविंग टू सेक्शन 2, प्रशस्ति की 4 राजनीतियां। आइए अब उनकी जियोपॉलिटिक्स और राजनीति को डीकोड करते हैं। अपने दिमाग में इंडिया का एंशिएंट मैप ओपन कर लीजिए क्योंकि हम एग्जॉस्टिवली ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि समुद्रगुप्ता ने अलग अलग रीजन्स के किंग्स के साथ कैसा ट्रीट किया। इस टेबल को ध्यान से देखिए और नंबर्स मेमोराइज कर लीजिए, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। हरिसेना 4 अलग पॉलिसीज आउटलाइन करता है। रो 1 आर्यावर्ता, जहां उन्होंने एग्जैक्ट 9 रूलर्स को कंप्लीटली अप्रूव कर दिया और उनके किंगडम्स को अपने एम्पायर में मिला लिया। रो 2 दक्षिणापथा, जहां उन्होंने 12 रूलर्स को हराया जरूर पर उन्हें वापस रूल करने की परमिशन दे दी। रो 3 इनर सर्कल, यानी पड़ोसी राज्य जैसे असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और कुछ नॉर्थ वेस्ट के गणा संखास। ये लोग एज अ पॉलिसी ट्रिब्यूट लाते थे, ऑर्डर्स फॉलो करते थे और अनकंडीशनली कोर्ट अटेंड करते थे। एंड फाइनली रो हो, आउटलाइंग एरियाज, जिसमें कुशाना और शाका के डिसेंडेंट्स थे और श्रीलंका के रूलर। इन्होंने सबमिट किया और अलायंसेस बनाने के लिए अपनी बेटियों की शादी गुप्ता फैमिली में की। So the absolutely crucial takeaway here is this sharp contrast. आर्यवर्ता में कंप्लीट एनेक्सेशन और दक्षिण पथा में डिफीट के बाद रीइंस्टेटमेंट। सोचो, व्हाई डिड ही ट्रीट दक्षिण पथा डिफरेंटली? एक्चुअली इसका आंसर डायरेक्ट ज्योग्राफी में छुपा है। नॉर्थ इंडिया, स्पेसिफिकली पाटलिपुत्रा से डीप साउथ इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल करना
और वहां कंसिस्टेंटली अपनी आर्मी स्टेशन करना उस जमाने में लॉजिस्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए उन्होंने अपनी एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की, बट लोकल रूल उन्हीं किंग्स के हाथ में छोड़ दिया ताकि कोई मैसिव रिबेलियन ना हो। प्रीटी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, राइट? और हाँ, इन कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को स्मूथली इन्फोर्स करने के लिए गुप्तास के पास बहुत स्ट्रॉन्ग अर्बन पावर सेंटर्स थे। इन 3 मेजर सिटीज के एंशिएंट और मॉडर्न नेम्स जरूर नोट डाउन कर लीजिए। प्रयागा, जो इलाहाबाद या प्रयागराज का पुराना नाम था, उज्जैन और पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं। ये तीनों सिटीज उनके मैसिव एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स थे। Alright, let's jump to section 3, Gupta Vamshavali और चंद्रगुप्त सेकंड। प्रशास्तीज सिर्फ रूलर को प्रेज नहीं करते हैं, वो उनके एंसेस्टर्स की जीनियोलॉजी यानी फैमिली ट्री का भी पूरा डिटेल देती हैं। इससे हमें इनके टाइटल्स के एवोल्यूशन का पता चलता है। इस फैमिली के पावर का अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखिए जरा। स्टेप 1, समुद्रगुप्ता के ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर सिर्फ महाराजा का टाइटल यूज करते थे, जो काफी मॉडेस्ट टाइटल है। स्टेप 2, असली गेम चेंज होता है उनके फादर चंद्रगुप्त पहले के टाइम पर। वो प्रेस्टिजियस लिच्छावी गना की कुमारा देवी से शादी करते हैं और पहली बार ये ग्रैंड टाइटल अडॉप्ट करते हैं, महाराजा धीराज यानी किंग ऑफ किंग्स। और स्टेप 3, समुद्रगुप्ता नेचुरली इस सुप्रीम टाइटल को इनहेरिट करते हैं और अपने एक्शन से उसको फुल्ली जस्टिफाई भी करते हैं। ये प्रोग्रेशन साफ दिखाता है कि कैसे एक लोकल रूलिंग फैमिली धीरे धीरे एक मैसिव इंपीरियल पावर बन गई। और ये पावर समुद्रगुप्ता के बेटे चंद्रगुप्त सेकंड के आने पर और भी एक्सपैंड हुई। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में मिलिट्री एक्सपीडिशंस लीड की और फाइनली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, आखिरी शाकास को हरा दिया। पर इनका रूल सिर्फ ब्लडशेड और वॉर के लिए नहीं जाना जाता। इनके कोर्ट में एब्सोल्यूट ब्रिलियंट माइंड्स थे। फेमस पोएट कालिदास और लेजेंडरी एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा, ये दोनों इन्हीं के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। So it was an era of supreme military might plus immense cultural progress. नेक्स्ट अप सेक्शन 4, विक्रम संवत, एक नए युग का आरंभ। ध्यान दीजिए, 58 BCE, 58 ईसा पूर्व। ये एक हाईली टेस्टेबल फैक्ट है जिसे आपको अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है। बट ये स्पेसिफिक ईयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड टू सी व्हाई दिस ईयर इज अ टोटल गेम चेंजर। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट है जिसका डायरेक्ट एवरीडे इम्पैक्ट हमारी आज की लाइफ और सिविक कैलेंडर पर है। यस, 58 BCE मार्क करता है विक्रम संवत के आगाज को। जब चंद्रगुप्त सेकंड ने शकास पर अपनी हिस्टोरिकल विक्ट्री अचीव की, तो इस मैसिव जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये नया एरा स्टार्ट किया और खुद को एक एक्सट्रीमली ग्रैंड टाइटल दिया, विक्रमादित्य। और सबसे फैसिनेटिंग बात बताऊं, आज भी मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ विक्रम संवत को हमारे नेशनल कैलेंडर के रूप में अडॉप्ट किया गया है। हिस्ट्री एक्चुअली हमारे प्रेजेंट में जिंदा है। Isn't that cool? And finally, we arrive at section 5, हर्षवर्धना और हर्षचरिता। गुप्तास के मैजेस्टिक रूल के बाद चलिए हिस्ट्री की टाइमलाइन में लगभग 1400 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, एक और मैसिव नॉर्थ इंडियन एम्पायर की तरफ। यहां हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीटली बदल जाता है। गुप्तास के लिए हमारे पास उनके स्टोन पिलर्स थे, राइट? पर हर्षा के बारे में हमें लिटरेरी टेक्स्ट्स और रिच बायोग्राफी से मालूम पड़ता है। उनके कोर्ट पोएट बाणाभट्टा ने संस्कृत में उनकी पूरी बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम है हर्षचरिता। इसके अलावा फेमस चाइनीज ट्रैवलर यूहैन ज़ैंग ने भी हर्षा के कोर्ट में काफी लंबा वक्त बिताया और एक बहुत ही डिटेल्ड और विविध अकाउंट छोड़कर गए हैं कि उस वक्त उनका किंगडम एक्चुअली कैसा दिखता था। नाउ हर्षा का असेंशन किसी हाईली ड्रामेटिक गेम ऑफ थ्रोन से कम नहीं था। उनकी लाइफ में एक के बाद एक ट्रेजेडीज हुई। देखिए, वो थानेसार के एल्डेस्ट सन नहीं थे, बट पिता और बड़े भाई की सडन डेथ के बाद उन्हें गद्दी संभालनी पड़ी। फिर उनके ब्रदर इन लॉ, जो कनौज के रूलर थे, उन्हें बंगाल के रूलर ने असैसिनेट कर दिया। इसके बाद हर्षा ने थानेसार और कनौज को कंसोलिडेट किया और वेंजेंस के लिए बंगाल की तरफ अपनी आर्मी लीड की। उन्होंने मगधा और बंगाल पर सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट किए और अपना एम्पायर बढ़ाया। पर उनका ये विजय रथ अचानक एक जगह आके रुक गया। कहाँ? जब उन्होंने डेक्कन में घुसने के लिए नर्मदा रिवर क्रॉस करनी चाही, तो उन्हें साउथ के पावरफुल चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड ने एक लिटरल ब्रिक वॉल की तरह ब्लॉक कर दिया। नो एंट्री एट ऑल। और अब इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपको एक एनालिटिकल ज्योग्राफी होमवर्क क्वेश्चन के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इंडिया के मैप को मेंटली विजुअलाइज कीजिए और सोचिए, थानेसर यानी मॉडर्न हरियाणा से निकलकर हर्षा की आर्मी ने बंगाल जीतने के लिए एग्जैक्टली किन मॉडर्न डे स्टेट्स को क्रॉस किया होगा और फिर नर्मदा तक पहुंचने के लिए उनका क्या रूट रहा होगा। इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि हिस्ट्री, मैप और ज्योग्राफी के बिना बिल्कुल अधूरी है।
और हाँ, ये चालुक्यास और पुलकेशिन सेकंड आखिर थे कौन जिन्होंने इतने बड़े अनस्टॉपेबल एम्परर को रोक दिया? ये वाकई सोचने वाली बात है, राइट? कीप स्टडिंग, कीप एनालाइजिंग दोज एंशिएंट मैप्स, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज की इस हिस्टोरिकल चर्चा में हम सीधे चलते हैं एंशिएंट साउथ इंडिया के ग्रैंड डायनेस्टीज की तरफ। यहाँ हम सिर्फ पावरफुल किंग्स और उनके बड़े एम्पायर्स तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि कॉमन पीपल की डस्टी रियलिटीज को भी एक्सप्लोर करेंगे। उन रिकॉर्ड्स के जरिए जो सेंचुरीज बाद भी सर्वाइव कर गए हैं, देखते हैं कि उस दौर में आम जिंदगी और सत्ता का असली रूप कैसा था। लेट्स डाइव इन। आज का रोडमैप बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत करेंगे पल्लवास, चालुक्यास और पुलकेशिन से। फिर प्रशासन के नए तरीके, सामंत और नई सेना और दक्षिण भारत की सभाएं देखेंगे। उसके बाद वील मूव टू आम लोगों का जीवन, और आखिर में राजा की विशाल सेना के एब्सोल्यूट केओस को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, पल्लवास, चालुक्यास और पुलकेशिन। उस वक्त के पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखें तो पल्लवास का किंगडम उनकी कैपिटल कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ चालुक्यास का साम्राज्य रायचूर दोआब यानी कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स के बीच सेंटर था, और उनकी कैपिटल थी आईहोल। ये दोनों किंगडम्स फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के प्रॉस्परस कैपिटल्स पर रेड करते थे, और आईहोल कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। ये एक मेजर ट्रेडिंग और रिलीजियस सेंटर बन चुका था, जहां लगातार नए टेम्पल्स डेवलप हो रहे थे। अब चालुक्यास की बात हो और उनके सबसे बेस्ट नोन रूलर पुलकेशिन सेकंड की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इनके बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके कोर्ट पोएट रविकीर्ति की लिखी हुई एक प्रशस्ति से। इस इम्प्रेसिव रिकॉर्ड में पुलकेशिन के एंसेस्टर्स को 4 जनरेशन्स तक ट्रेस किया गया है। इंटरेस्टिंगली, पुलकेशिन को ये किंगडम डायरेक्टली अपने फादर से नहीं बल्कि अपने अंकल से मिला था, और रविकीर्ति बताते हैं कि उन्होंने ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ अपनी हाईली सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशंस लीड की थी। इस प्रशस्ति की एक लाइन ब्रिलियंटली पोएट रविकीर्ति का वर्ड प्ले दिखाती है। पुलकेशिन ने जब नॉर्थ इंडिया के फेमस किंग हर्षा के एडवांस को रोक दिया, तो रविकीर्ति ने एक बहुत ही क्लेवर लाइन लिखी कि इस हार के बाद हर्षा अब हर्षा नहीं रहा। हर्षा शब्द का मतलब होता है खुशी या हैप्पीनेस। तो पोएट बेसिकली एक जोक क्रैक कर रहा है कि इस मैसिव डिफीट के बाद हर्षा की हैप्पीनेस गायब हो गई। बाय द वे, पुलकेशिन ने पल्लवा किंग पर भी अटैक किया था, जिसे बचने के लिए कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शेल्टर लेना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, प्रशासन के नए तरीके। देखते हैं गवर्नेंस कैसे इवॉल्व हो रही थी। इस दौर में एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नए तरीके से सामने आ रहा था। एक बहुत बड़ा और क्रूशल चेंज ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स अब हेरिडिटरी हो गई थी, यानी पिता के बाद बेटे को डायरेक्ट वो पोजीशन मिलना, और एक ही इंसान के पास मल्टीपल मैसिव रोल्स हो सकते थे। सोचिए, पोएट हरिसेना एक महादंड नायका यानी चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, पर साथ ही वो कुमार अमात्या और संधि विग्राहिका यानी मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बैंकर्स, मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन के हेड्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, जिन्हें नगर श्रेष्ठी, सार्थवाहा और प्रथमा कुलिका जैसे टाइटल्स दिए जाते थे। साथ ही कायस्थों के प्रधान यानी हेड ऑफ स्क्राइब्स का भी एक अहम रोल होता था। इट वॉज अ मैसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सामंत और नई सेना। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मिलिट्री लीडरशिप भी ड्रास्टिकली बदल रही थी। एक कंप्लीटली नया सिस्टम इमर्ज हो रहा था, जहां कुछ पावरफुल मिलिट्री लीडर्स थे जो किंग को जरूरत पड़ने पर ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे। इन लीडर्स को सामंता कहा जाता था। इन्हें ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्हें कोई रेगुलर कैश सैलरी नहीं मिलती थी। इसके बजाय इन्हें लैंड ग्रांट्स यानी डायरेक्ट जमीन मिलती थी। ये लोग इस लैंड से टैक्स कलेक्ट करते थे और उस पैसे से सोल्जर्स, हॉर्सेज और वॉरफेयर इक्विपमेंट मेंटेन करते थे। पर इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा कैच था। जब भी रूलिंग किंग थोड़ा सा भी वीक लगता था, ये सामंताज इमीडिएटली पावर कैप्चर करके इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करने लगते थे। बेसिकली अ रियल एंशिएंट गेम ऑफ थ्रोन्स। चलिए अब लोकल लेवल पर चलते हैं। सेक्शन 4 में दक्षिण भारत की सभाएं। पल्लवास की इंस्क्रिप्शंस हमें इन लोकल असेंबलीज के बारे में काफी फैसिनेटिंग डिटेल्स देते हैं। सबसे प्रोमिनेंट थी सभा, जो स्ट्रिक्टली ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली थी। ये सभा छोटी छोटी सब कमिटीज के थ्रू इरिगेशन, रोड्स, एग्रीकल्चर और टेम्पल्स का सारा काम मैनेज करती थी। जिनकी जमीन थी पर वो ब्राह्मण नहीं थे, उनकी विलेज असेंबली को उर कहते थे।
और उसके बाद आता था नगरम, जो इसेंशियली मर्चेंट्स का अपना ऑर्गेनाइजेशन था। पर बॉटम लाइन ये थी कि इन सभी लोकल स्ट्रक्चर्स को मोस्टली रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स ही फुली कंट्रोल करते थे। और अब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स, सेक्शन 5, आम लोगों का जीवन। फाइनली इन एलीट से हटकर थोड़ा कॉमन पीपल को देखते हैं। फेमस पोएट कालिदासा, जो रॉयल कोर्ट को अपने प्लेज में ब्यूटीफुली डिपिक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, उनके रिकॉर्ड से एक क्लियर और शार्प लिंग्विस्टिक डिवाइड दिखता है। उनके प्लेज में एक बहुत बड़ा पैटर्न है। किंग और मोस्टली जो ब्राह्मण्स थे वो स्ट्रिक्ट संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ विमेन और जितने भी आम लोग थे उन्हें प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। ये स्ट्रिक्टली सेपरेटेड लैंग्वेज सिस्टम उस वक्त के सोसाइटी के डीप डिवीजन को परफेक्टली हाईलाइट करता है। अपने सबसे आइकॉनिक प्ले अभिजाना शाकुंतलम में कालिदासा एक इनक्रेडिबली रिलेटेबल और डीपली आयरॉनिक सीक्वेंस बताते हैं। एक बेचारे गरीब फिशरमैन को एक कीमती अंगूठी मिलती है जो एक मछली ने निगल ली थी। ये वही रॉयल रिंग थी जो किंग दुष्यंता ने शकुंतला को दी थी। जब वो फिशरमैन उसे लेकर कैजुअली पैलेस जाता है तो पैलेस गार्ड्स और चीफ पुलिस ऑफिसर उस पर लिटरली चोरी का इल्जाम लगाते हैं और काफी बुरा बर्ताव करते हैं। पर जब किंग अंगूठी देखकर खुश होता है और उसे एक मैसिव रिवॉर्ड देता है, तब गेस करिए क्या होता है? वही एरोगेंट करप्ट पुलिस और गार्ड्स उस फिशरमैन से उसके रॉयल रिवॉर्ड में हिस्सा मांगते हैं ताकि वो जाकर एक साथ शराब पी सकें। सच अ टाइमलेस रियलिटी, राइट? पर इस हिस्ट्री के आईने में एक बहुत ही डार्क सच्चाई भी छुपी है। चाइनीज पिलग्रिम फाशियान ने उस सोसाइटी में अनटचेबल्स की हार्श रियलिटी को डीपली डॉक्यूमेंट किया है। इन लोगों को सिटीज और टाउन्स के आउटस्कर्ट्स पर सोसाइटी से एकदम अलग रहने के लिए फोर्स किया जाता था। फाशियान क्लियरली लिखते हैं, जब वे शहर या बाजार में आते हैं तो वो लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते हैं। क्यों? ताकि बाकी लोग वो आवाज सुनकर समझ जाएं और उन्हें छूने या उनसे ब्रश अगेंस्ट होने से बच सके। हिस्ट्री का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पर अनफॉर्चुनेटली बहुत ही रियल एस्पेक्ट है ये। आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, राजा की विशाल सेना। देखते हैं जब राजा अपनी आर्मी के साथ मूव करता था तो एग्जैक्टली क्या होता था। जरा उस शोर और स्पेक्टिकल को इमेजिन करिए। एक राजा जब ट्रैवल करता था तो अपने साथ कितना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट लेकर चलता था। हथियार तो होते ही थे, पर उनके साथ रोजाना इस्तेमाल का सामान, पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर और यहाँ तक कि सोने के पैदान यानी गोल्डन फुटस्टूल्स भी होते थे। कार्ट्स और हाथियों पर बकरे, हिरण और खरगोश जैसे जिंदा जानवर, सब्जियां और मसाले लदे होते थे। और ये ऐसी मैसिव एंडलेस बैगेज ट्रेन थी जो एकदम चुपचाप नहीं चलती थी। इनके साथ नगाड़े और तुरही बजाते हुए लाउडली म्यूजिशियंस भी पूरे रास्ते एंटरटेन करते थे। पर इस सब का बेचारे विलेजर्स पर क्या इम्पैक्ट होता था? यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल कॉन्ट्रास्ट दिखता है। रास्ते में आने वाले विलेजर्स को इस पूरी मैसिव आर्मी के लिए जरूरी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। वो दही, गुड़ और फूल लेकर आते थे और उनके जानवरों को चारा देते थे। उसी भीड़ और क्योस में वो अपनी पेटिशंस और रिक्वेस्ट्स भी राजा के सामने रखने की स्ट्रगल करते थे। पर इन रिटर्न उन्हें मिलता क्या था? एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। आर्मी के हाथी उनकी छोटी छोटी झोपड़ियों को कुचल देते थे और मर्चेंट्स के कैरावान्स के बैल उस अचानक शोर से डर कर हरा भरा सब कुछ बर्बाद करते हुए भाग जाते थे। इस सब को कोर्ट पोएट बाणभट्टा एक सिंगल डीपली इम्पैक्टफुल ऑब्जर्वेशन के साथ समराइज करते हैं। वो लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल में डूब गई। जब ऐसी केओटिक और मैसिव सेना आपके गांव से गुजरती होगी तो सच में यही एहसास होता होगा, चारों तरफ सिर्फ तबाही, शोर और धूल। तो इन सब फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद, चाहे वो हेरिडिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का इतना पावरफुल बनना हो, सामंतों की ग्रोइंग पावर हो, आम लोगों का रोजमर्रा का स्ट्रगल हो, या उन विलेजेस को कुचलती हुई वो मैसिव रॉयल आर्मी हो, एक बड़ा सवाल उठता है, क्या असीमित सत्ता यानी एब्सोल्यूट पावर हमेशा अपने पीछे ऐसी ही तबाही का मंजर छोड़ जाती है? एंशिएंट एम्पायर्स की उस ग्रैंड और शाइनिंग इमेज के पीछे छिपी इस सच्ची कीमत पर विचार करना बहुत जरूरी है। सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस विश्लेषण ने एंशिएंट साउथ इंडिया को समझने में एक नई और ग्राउंड लेवल क्लैरिटी दी होगी। कीप एक्सप्लोरिंग।